कहानी की शुरुआत होती है साल 1942 से। यह वो दौर था जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया था। इस हमले के बाद अमेरिका किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना चाहता था। इसी बदले की आग में यूएस नेवी के बहुत सारे बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स साउथ पैसिफिक समंदर में निकल पड़ते हैं। उनका मिशन था वहां छिपी हुई जापानी पनडुब्बियों को ढूंढना और उन्हें नष्ट करना। इन्हीं विमानों में से एक एयरक्राफ्ट हमारी कहानी का मुख्य हिस्सा है, जिसके अंदर 3 लोग मौजूद है। सबसे पहले है इस प्लेन के पायलट, जिनका नाम है हैरल्ड। दूसरे है बॉम्बार्डियन यानी बम गिराने वाले टॉनी, और तीसरे साथी है जीन, जो कि रेडियो ऑपरेटर है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ये तीनों अपना मिशन पूरा करके वापस लौट रहे होते हैं। वो आसमान में बादलों के ऊपर उड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक गड़बड़ हो जाती है। वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। पायलट हैरल्ड बार बार रेडियो के जरिए अपने बेस यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से संपर्क करने की कोशिश करता है, रास्ता पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से उसे दूसरी तरफ से कोई साफ जवाब नहीं मिलता। हैरल्ड जिन को बोलता है कि एंटीना तार को बाहर निकालो और दोबारा से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करो। जिन अपनी पूरी जान लगा देता है, बार बार फ्रीक्वेंसी चेक करता है, लेकिन फिर भी उनका संपर्क बेस से नहीं हो पाता। और अब आता है सबसे खौफनाक पल। हैरल्ड को एहसास होता है कि उनके प्लेन का पेट्रोल यानी फ्यूल खत्म होने वाला है। अब पायलट हैरल्ड के पास इस विशाल और गहरे समंदर के ऊपर लैंडिंग करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो अपने दोनों साथियों टॉनी और जिन से साफ साफ कहता है कि जो भी जरूरी सामान है उसे जल्दी से निकाल लो। हमें अब यही पानी में लैंडिंग करनी होगी, क्योंकि इंजन कभी भी बंद हो सकते हैं। और फिर वो उस विशाल समंदर में प्लेन को उतारते हैं। लैंडिंग होते ही प्लेन पानी से टकराता है। पायलट हैरल्ड की बोट तो खुल जाती है, लेकिन झटके की वजह से टॉनी और जिन की बेल्ट खुल नहीं पाती। वो दोनों प्लेन के मलबे के साथ पानी में डूबने लगते हैं। प्लेन तेजी से गहराई में जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों प्लेन के साथ हमेशा के लिए डूब जाते, उनकी बेल्ट खुल जाती है। वो किसी तरह बाहर निकलते हैं और तैरते हुए पानी की सतह पर आ जाते हैं। ऊपर आकर वो देखते हैं कि हैरल्ड ने एक छोटी सी रबर की बोट खोल ली है। ये एक छोटी सी एयरबोट है। तीनों बड़ी मुश्किल से उस छोटी सी एयरबोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होती है। उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना पीने के लिए पानी। वैसे तो उनके एयरक्राफ्ट में सारा सर्वाइवल सामान मौजूद था, लेकिन प्लेन इतनी तेजी से डूबा था कि वो उसमें से कुछ भी निकाल नहीं पाए। वो सब कुछ प्लेन के साथ समंदर की गहराई में समा गया। अब साउथ पैसिफिक का वो विशाल समंदर जिसका कोई अंत नहीं है, और बीच में ये तीनों लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अभी भी इनके अंदर उम्मीद बाकी है। उन्हें पूरा यकीन है कि जल्द ही यूएस नेवी की सर्च टीम उन्हें ढूंढने के लिए आएगी और उन्हें यहाँ से बचा ले जाएगी। और ऐसा होता भी है। थोड़ी देर बाद उन्हें आसमान से एक यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखाई देता है। जिन कहता है कि अगर हमने पानी में पैराशूट खोल दिया होता तो ऊपर से वो हमें आसानी से देख लेते, लेकिन अफसोस उनका पैराशूट तो प्लेन के साथ ही डूब चुका था, और ना ही उनके पास कोई फ्लायर गन थी जिसे चलाकर वो बता सके कि हम यहाँ हैं। ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए अपनी अपनी जैकेट निकालते हैं और हवा में जोर जोर से लहराना शुरू कर देते हैं। वो पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं, लेकिन वो प्लेन काफी ऊंचाई पर और दूर होता है। वो पायलट इन्हें उस विशाल नीले समंदर में देख ही नहीं पाता और वो प्लेन सीधा निकल जाता है। ये देखकर उनका दिल टूट जाता है। हैरल्ड जो पायलट है वो हताश होकर कहता है, वो हमें ही ढूंढने आए थे और शायद हमारे पास ये आखिरी मौका था। लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और कहता है, हम अपनी जिंदगी ऐसे विशाल समंदर के भरोसे नहीं छोड़ सकते। वो प्लेन अब बार बार हमें ढूंढने एक ही जगह पर नहीं आएगा, यानी अब हमें खुद ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। हैरल्ड इन तीनों में सबसे सीनियर और अनुभवी है। वो सबको एक अजीब ऑर्डर देता है। वो कहता है, अपने जूते उतार दो, क्योंकि ये रबर की बोट बहुत नाजुक है और सफर बहुत लंबा होने वाला है। जूते इसे फाड़ सकते हैं। तीनों अपने जूते उतार लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो बोट इतनी छोटी थी, उसमें जूते रखने की भी जगह नहीं थी। हैरल्ड कहता है, हमें अपने जूते फेंकने होंगे। टॉनी और जिन तो हैरल्ड की बात मानकर अपने जूते समंदर में फेंक देते हैं, लेकिन हैरल्ड अपने जूते नहीं फेंकता। वो कहता है, अगर हमें जमीन मिल गई तो किसी एक के पास जूते होने चाहिए ताकि वो चलकर मदद ला सके। इस तरह से इस अंतहीन समंदर में उनका पहला दिन निकल जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बोट में इतनी भी जगह नहीं थी कि तीनों एक साथ लेट सके या पैर फैलाकर सो सके, इसलिए तीनों एक एक करके सोते हैं। अब रात होती है और हैरल्ड दोनों को पूछता है
कि क्या किसी को पानी पीना है। ये सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। उसके बाद हैरल्ड जूते में ही यूरिन करता है और फिर उसे पी जाता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर उन्हें पानी मिलना आसान नहीं है। अगली सुबह हैरल्ड उन्हें बताता है कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं। वो कहता है हम हवाई की तरफ जा रहे हैं, जो यहाँ से नजदीक है, जो सिर्फ 1900 माइल्स दूर है, और हमारे पीछे साउथ अमेरिका है, जो यहाँ से करीब 6000 मील दूर है। हैरल्ड पायलट है, उसे दिशाओं का अच्छा ज्ञान है। वो कहता है अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमें वहाँ पहुँचने में कई हफ्ते लग जाएंगे। यह सुनकर टॉनी और जिन के होश उड़ जाते हैं। टॉनी घबरा कर कहता है अगर इतने दिन लग गए तो उससे पहले ही हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। जिन देखता है कि बोट के आसपास पानी में बहुत सारी मछलियां तैर रही है। वो कहता है हमें कुछ करना होगा, हम भूखे नहीं मर सकते। उनके पास सामान के नाम पर बस उनकी जेब में पड़ी कुछ चीजें थी। टॉनी के पास एक गन की मैगजीन थी। वो उस मैगजीन के अंदर से एक स्प्रिंग निकालता है और उससे मछली पकड़ने का कांटा बना लेता है। उस कांटे को पानी में डालते हैं और किस्मत से एक मछली उनके कांटे में फंस भी जाती है। जैसे ही वो उसे खींचने की कोशिश करते हैं, वो रस्सी टूट जाती है और उसमें से कांटा गायब होता है। जिन निराश होकर कहता है लगता है पानी में कोई हमसे भी ज्यादा भूखा है। अब दिन चढ़ता है और समंदर के बीच गर्मी बढ़ने लगती है। सूरज की धूप इतनी तेज होती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। जिन गर्मी से परेशान होकर पानी में कूद जाता है। वो कहता है मैं ये गर्मी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे देखकर टॉनी भी पानी में कूदने वाला होता है, लेकिन तभी हैरल्ड उसे रोक देता है। हैरल्ड उसे कहता है कि मैंने सुना है इस इलाके में पानी में शार्क मछलियां होती है। जैसे ही जिन ये सुनता है, वो फौरन डर के मारे वापस बोट पर चढ़ जाता है। इसका मतलब साफ था, चाहे कितनी भी गर्मी हो, ये लोग अब पानी में नहीं उतर सकते। बोट ही उनकी दुनिया है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। आज उन्हें उस बोट पर पूरे 5 दिन हो चुके थे। पिछले 5 दिनों से इन तीनों ने ना तो पानी की बूंद पी है और ना ही खाने का एक दाना खाया है। तीनों बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। टॉनी को प्यास इतनी सताती है कि वो खुद को रोक नहीं पाता और समंदर का खारा पानी पीने की कोशिश करता है। हैरल्ड उसे फौरन रोकता है और कहता है ये खारा पानी तुम्हारे शरीर को अंदर से और भी ज्यादा सुखा देगा, तुम जल्दी मर जाओगे। दरअसल इनके यहाँ फंसने की वजह ये होती है कि हैरल्ड वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा था। उसने जिन से कंफर्मेशन मांगी थी कि क्या वो सही जा रहा है, लेकिन रेडियो ऑपरेटर ने जिन को गलत जानकारी दी थी कि तुम्हें ईस्ट की तरफ जाना है। इसी गलत फहमी में वो रास्ता भटक गए और पेट्रोल खत्म होने की वजह से आज यहाँ मौत के मुंह में फंसे हैं। तभी अचानक हैरल्ड को याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेन पड़ा है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है इस पेन से हम एक चार्ट बना सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हम इस वक्त नक्शे में कहाँ पर है। वो अपनी बोर्ड पर ही पेन से कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है। चार्ट बनाने के बाद उसे अपनी सही स्थिति का पता चलता है। वो कहता है हवा हमें गलत दिशा में ले जा रही है, हमें अपनी बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा। इसके लिए वो एक देसी जुगाड़ लगाते हैं। वो अपनी लाइफ जैकेट और बाकी बचे हुए कपड़ों को रस्सियों से बांधकर लंगर जैसा बनाते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं। इससे उनकी बोट का बहाव धीमा हो जाता है और वो एक जगह स्टेबल हो जाती है। प्लान ये था कि जब हवा उनके सही दिशा में चलेगी तभी वो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वो सभी प्रेयर करते हैं। जिन कहता है शायद हमने जिंदगी में सब काम अच्छे नहीं किए, लेकिन आज हमें ऊपर वाले की मदद की जरूरत है। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस समंदर में जितने भी लोग फंसे हैं उनकी रक्षा करना, और उन बोट्स में एक बोट हमारी भी है। टॉनी कहता है जिन सही बोल रहा है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जरूरत बारिश की है। हे भगवान प्लीज बारिश कर दो। लेकिन काफी देर तक बारिश नहीं होती। टॉनी निराश हो जाता है। जिन उसे समझाता है और कहता है थोड़ा सब्र रखो, ईश्वर को थोड़ा टाइम दो। और दोस्तों चमत्कार देखिए, उसी रात जब सब सो रहे होते हैं अचानक बारिश शुरू हो जाती है। कई दिनों के बाद आज उन्होंने पहली बार मीठे पानी की बूंदें देखी थी। वो जल्दी से अपने कपड़े और कैनवास फैला देते हैं और उसमें बारिश का पानी जमा करके पीते हैं। वो पानी उनके लिए अमृत जैसा था, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरह डिहाइड्रेट हो चुकी थी। अब पानी तो मिल गया, लेकिन भूख का क्या। जिन कई दिनों से फिर से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भी मछली हाथ नहीं आ रही थी। हैरल्ड कहता है
मैंने तुमसे ज्यादा सब्र रखने वाला इंसान आज तक नहीं देखा। तुम पिछले 1 हफ्ते से कोशिश कर रहे हो लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। जिन गुस्से में अपना चाकू निकाल लेता है। हैरल्ड उसे चेतावनी देता है, पागल मत बनो जिन, चाकू को संभाल कर रखो। हमारे पास सिर्फ यही एक नुकीली चीज है जो इस रबर की बोट में छेद कर सकती है। अगर बोट फटी तो हम सब डूब जाएंगे। लेकिन टॉनी उसकी बात नहीं सुनता और पानी में मछली का इंतजार करने लगता है। अचानक वो पानी में चाकू से जोरदार वार करता है। उसे लगता है कि उसने गलती से बोट पर चाकू मार दिया है। वो घबरा कर कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैंने बोट पर चाकू मार दिया। हैरल्ड चिल्लाता है, चाकू बाहर मत निकालना, अगर निकाला तो छेद से हवा निकल जाएगी और पानी भर जाएगा। लेकिन अब जिन ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि उसने बोट को नहीं बल्कि एक शार्क मछली के बच्चे को चाकू मारा है। वो उसे पकड़कर बोट के अंदर खींच लेते हैं। वो तीनों मिलकर उस शार्क के बच्चे को मार देते हैं। जब वो उसका पेट काटते हैं तो उसके अंदर से कई छोटी छोटी मछलियां भी निकलती है। और इस तरह पूरे 1 हफ्ते के बाद उन्होंने खाना खाया था वो उस शार्क को कच्चा ही खा जाते हैं। इससे न केवल उन्हें खुशी मिलती है बल्कि उनके शरीर में थोड़ी जान भी आ जाती है। पेट भरने के बाद वो अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगते हैं। हैरल्ड कहता है, मैं अब घर जाऊंगा, मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज होगी कि मैं इतना लेट क्यों हो गया। वो दोनों से पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? असल में वो एक दूसरे को इतनी पर्सनली नहीं जानते थे। टॉनी बताता है, मेरी शादी नहीं हुई लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जिन कहता है, ना तो मेरी शादी हुई है ना कोई गर्लफ्रेंड है। टॉनी मजाक में जिन से कहता है, सुनो जब तुम वापस जाओगे तो मेरी बहन को डेट कर लेना, वो बहुत खूबसूरत दिखती है। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एहसास होता है कि बोट के चारों तरफ पानी में हलचल हो रही है। दरअसल जिस शार्क के बच्चे को उन्होंने मारकर खाया था उसका खून पानी में गिर गया था। खून की गंध सूंघकर वहाँ बहुत सारी विशाल शार्क मछलियां आ जाती है। वो शार्क उनकी छोटी सी बोट से टकराने लगती है। वो तीनों बुरी तरह डर जाते हैं। साउथ पैसिफिक की शार्क बहुत खतरनाक मानी जाती है। वो कभी भी बोट को पलटकर उन्हें खा सकती है। वो रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी कि शार्क ने हमला नहीं किया और धीरे धीरे वो सब वापस चली गई। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। रात के अंधेरे में जिन गलती से अपना हाथ पानी में लटकाए हुए बैठा था, तभी एक शार्क ने हमला कर दिया। वो तेजी से अपना हाथ खींचता है लेकिन शार्क उसके हाथ को जख्मी कर देती है। किस्मत अच्छी थी कि हाथ पर ज्यादा चोट नहीं लगी थी। जिन को एक बार सामने आइलैंड दिखता है। वो टॉनी को दिखाता है पर टॉनी उसे कहता है, सामने कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। अब उन्हें यहाँ पर 15 दिन हो चुके थे। सुबह के वक्त टॉनी अपनी गन हाथ में लेकर बैठा होता है। तभी जिन उसे धीरे से कहता है, मुझे अपनी गन दो और बिल्कुल आवाज मत करना। वो देखता है कि उनकी बोट के किनारे पर एक पक्षी आकर बैठा है। जिन बहुत सावधानी से निशाना लगाता है और गोली चला देता है। गोली सीधा पक्षी को लगती है लेकिन वो पक्षी बोट पर गिरने के बजाय नीचे समंदर में गिर जाता है। ये देखकर हैरल्ड बिना एक पल गवाए पानी में कूद पड़ता है। वो नहीं चाहता था कि उनका खाना हाथ से निकल जाए। वो तैरकर उस पक्षी तक पहुंचता है और उसे उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे दिखता है कि एक शार्क तेजी से उसकी तरफ आ रही है। हैरल्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर बोट की तरफ तैरता है। इधर उसके साथी उसे खींचने के लिए तैयार थे, इससे पहले कि शार्क उसे अपना निवाला बनाती। हैरल्ड बोट के पास पहुंच जाता है और उसके साथी उसे ऊपर खींच लेते हैं। वो शार्क वहां से निकल जाती है। हैरल्ड की जान बाल बाल बचती है। अब 15 दिन में दूसरी बार उनके पास खाना था। उन्होंने उस पक्षी को भी बांट कर खाया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, भूख, प्यास और धूप का असर उनके दिमाग पर होने लगा था। उन्हें अजीब अजीब सपने आने लगे थे। वे हेलुसिनेशन का शिकार हो रहे थे। 30 दिन हो चुके थे। एक सुबह जब हैरल्ड जागता है तो देखता है कि कोई भी ड्यूटी पर नहीं है, सब सो रहे हैं। कोई हवा का रुख नहीं देख रहा। हैरल्ड को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है। इस पर जिन कहता है, यहाँ पर देखने के लिए कुछ है ही नहीं और हमें अभी तक आइलैंड तक पहुँच जाना चाहिए था। वो आइलैंड कहाँ है? हैरल्ड कहता है, मैं बस अनुमान से आगे बढ़ रहा हूँ। और ये सुनकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं, अनुमान? यानी कि हैरल्ड को अभी भी पक्का यकीन नहीं है कि वो कहाँ पर है। जिन कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हम आउट ऑफ रेंज हो गए, हम तुम्हारे कारण यहाँ फंसे हैं। हैरल्ड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और कहता है,
हाँ ये मेरी ही गलती थी। वो उन दोनों से माफी मांगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। फिर हेरल्ड को एक आइडिया आता है। वो अपने चाकू से जूतों को काट कर एक चप्पू बनाता है और उसकी मदद से वो सही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी टोनी कहता है जिसे सबसे पहले आइलैंड दिखेगा उसे बाकी के 2 लोग डिनर करवाएंगे, वो भी उसकी मनपसंद जगह पर। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो बहुत प्यासे है, भूखे है। अब उसी रात बारिश होती है। उन्हें फिर एक बार पानी पीने को मिलता है, लेकिन तभी मुसीबत एक बार फिर दस्तक देती है। एक भयंकर तूफान आता है। समंदर की लहरें इतनी ऊंची होती है कि उनकी बोट पलट जाती है। तीनों पानी में गिर जाते हैं। टोनी जिसे तैरना नहीं आता वो पानी में खोने लगता है, लेकिन अंधेरे में वो देखते हैं कि टोनी बोट की दूसरी तरफ रस्सियों में फंसा हुआ है। वो बड़ी मुश्किल से बोट को सीधा करते हैं और एक एक करके अपनी बची कुची ताकत लगाकर दोबारा बोट पर चढ़ जाते हैं। इस तूफान में उनका बचा हुआ थोड़ा बहुत सामान भी समंदर में बह जाता है। तूफान थमने के बाद अगली सुबह का नजारा दिल दहलाने वाला था। वो तीनों बोट पर लाशों की तरह पड़े हुए थे। शरीर पर कपड़े नहीं है, चमड़ी धूप से जल चुकी है और हड्डियां दिख रही है। उन्होंने मान लिया था कि अब अंत आ गया है। उन्हें अपने घर की याद आती है। जिन को टोनी की बहन समंदर में बैठी हुई दिखती है। ये उसका वहम था। वो जिन से कहता है मुझे लगता है मुझे सच में तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है। हेरल्ड जिन से माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि हमारा अंत ऐसे होगा। हेरल्ड अभी भी खुद को दोषी मान रहा था। तभी जिन लेटा हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाता है। उसे सामने कुछ दिखता है। वो फटी हुई आवाज में कहता है जमीन, मुझे जमीन दिख रही है। हेरल्ड और जिन उसे देखते हैं। उन्हें लगता है शायद टोनी का दिमाग फिर गया है, लेकिन जब वो देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सच में सामने एक छोटा सा आइलैंड था। इतने दिनों के बाद जमीन देखकर उनके अंदर जैसे बिजली दौड़ गई। वो अपने हाथों से चप्पू चलाना शुरू कर देते हैं। वो बोट को धकेलते हैं और कुछ ही पलों बाद उनकी बोट समंदर के किनारे रेत पर जाती है। पूरे 34 दिनों के बाद उन्होंने धरती को छुआ था। वो रेंगते हुए रेत पर चलते हैं। उन्हें वहाँ बहुत सुकून मिलता है। वो देखते हैं कि बीच पर 2 झोपड़ियां बनी हुई हैं। वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं। इस तरह मौत के मुंह से निकलकर 20 फरवरी 1942 को वो पुका पुका नाम के एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इन तीनों की जान इसलिए बची क्योंकि उन्होंने इस मुश्किल सफर में भूख, प्यास और शार्क के बीच भी कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद ही वो चीज है जो इंसान को लड़ना सिखाती है। अंत में बताया जाता है कि इन तीनों ने इस छोटी सी रबर की बोट में 1000 माइल से भी ज्यादा का सफर तय किया था। पायलट हेरल्ड को इस बहादुरी के लिए नेवी क्रॉस अवार्ड दिया गया क्योंकि उसने अपनी टीम को इतने अच्छे से लीड किया था। लेकिन इसके बाद उसने कभी भी कोई प्लेन नहीं उड़ाया। टोनी अब पूरी तरह ठीक हो गया था, तो उसने नेवी में अपना करियर जारी रखा और 1986 में उसकी मृत्यु हुई। जिन ने टोनी की बात सच कर दिखाई। उसने बाद में टोनी की बहन से शादी की। तो दोस्तों ये थी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।